नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने विभिन्न सिद्धांतों पर बात की है। दो सिद्धांत और बचे हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। आप सभी जानते हैं काव्यशास्त्र जो है इकाई 8 है हमारे पाठ्यक्रम में, जो कि MPPSC का पाठ्यक्रम है। MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत अब हम वक्रोक्ति संप्रदाय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय और सिद्धांत। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय आचार्य कुंतक को है। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा कहा है। काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग कुंतक से पहले भी उपलब्ध होता है, पर यह उस अर्थ में नहीं मिलता जिस अर्थ में कुंतक ने इसका प्रयोग किया है। वक्रोक्ति का अर्थ है, वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्र धन उक्ति। वक्र का अर्थ है कुटिल या विलक्षण और उक्ति का अर्थ है कथन। अतः वक्रोक्ति से अभिप्राय है बांकपन या विलक्षणता से भरा हुआ कथन। यह बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। वक्रोक्ति शब्द को समझाने का प्रयास किया है। किसी बात को सामान्य ढंग से व्यक्त करने में सरसता नहीं आती, अतः उसे चमत्कारिक ढंग से विलक्षणता से कहना ही वक्रोक्ति है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए कभी सामान्य मनुष्यों द्वारा अपनाए गए मार्गों से भिन्न विलक्षणता या वक्रता का आश्रय लेता है। कथन की यह विलक्षण भंगिमा ही वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का इतिहास क्या है? काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति का प्रयोग प्रारंभ से ही होता आ रहा है। भामह, दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण करने का प्रयास किया है। भामह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची स्वीकार करते हैं। यह बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कौन से आचार्य वक्रोक्ति का अतिशयोक्ति का पर्यायवाची समझते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उत्तर होगा भामह। उन्होंने सभी अलंकार के मूल में वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया है। किन्होंने? भामह ने। सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति स्नेहार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविना कार्या को अलंकारो नया विना। इस प्रकार भामह ने वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया और सभी अलंकारों के मूल में इस वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया। वक्रोक्ति की परिभाषा उन्होंने निम्न शब्दों में दी: लोकोतिक्रांत गोचरम वचनम। लोकोतिक्रांत गोचरम वचनम अर्थात लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्ति ही वक्रोक्ति है। भामह अलंकारवादी आचार्य थे। सभी को पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। भामह अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य का मूल तत्व स्वीकार करते थे तथा इन अलंकारों में वक्रोक्ति की अनिवार्यता भी मानते थे। उनका मत था कि वक्रोक्ति रहित वाक्य काव्य न रहकर वार्ता मात्र रह जाता है। आचार्य दंडी ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है: स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। आचार्य दंडी ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है: स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को वे अर्थालंकारों का समूह रूप मानते हैं और श्लेष इस वक्रोक्ति के सौंदर्य में वृद्धि करता है। आगे चलकर वक्रोक्ति की सीमा संकुचित होती गई और आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को एक दूसरे ही रूप में स्वीकार किया। उन्होंने वक्रोक्ति को अर्थालंकारों में से एक विशेष अलंकार माना है और इसकी निम्न परिभाषा दी गई है: सादृश्यात् लक्षणा वक्रोक्ति। सादृश्यात् लक्षणा वक्रोक्ति अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा ही वक्रोक्ति है। सादृश्य पर आश्रित लक्षणा कौन सी होती है? गौणी लक्षणा होती है। गौणी लक्षणा पर वामन के मत को परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया है। अलंकारवादी आचार्यों ने इसे एक अलंकार विशेष ही माना और इस प्रकार इसे संकुचित अर्थ ही प्रदान किया। आचार्य रुद्रट ने
वक्रोक्ति को एक अलंकार मानकर इसके दो भेद किए। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलंकार मानकर इसके दो भेद किए, एक काकु वक्रोक्ति और एक श्लेष वक्रोक्ति। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ने वक्रोक्ति को पुनः महत्व प्रदान किया, इसे समग्र अलंकारों का मूल तत्व स्वीकार किया। संक्षेप में कुंतक से पहले वक्रोक्ति का यही स्वरूप था। कुंतक द्वारा वक्रोक्ति विवेचन आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की विशद व्याख्या की है और इसे काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हुए लिखा। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। किन्होंने कहा है? आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की व्याख्या की है, बृहद व्याख्या की है और इसे काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हुए लिखा है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। वक्रोक्ति की परिभाषा करते हुए वे कहते हैं, वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यम भंगी भणितिरुच्यते अर्थात वैदग्ध्यपूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। वैदग्ध्य का अर्थ है विलक्षणता, भंगी का तात्पर्य है भंगिमा और भणिति का अर्थ है कथन। इस प्रकार वक्रोक्ति का अर्थ हुआ कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त हो। कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में तीन बातों की आवश्यकता मानी है: कवि कौशल, चमत्कार और उक्ति। कवि कौशल, चमत्कार और उक्ति। कुंतक के वक्रोक्ति विवेचन में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं। वक्रोक्ति एक कथन प्रणाली या प्रतिपादन पद्धति है। वह अलंकार न होकर अलंकार है, किंतु इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे काव्यात्मा पद पर कुंतक ने प्रतिष्ठित किया है। प्रसिद्ध कथन प्रणाली से भिन्न कथन प्रणाली वक्रोक्ति का आधारभूत तत्व है। लोक एवं शास्त्र से भिन्न कथन पद्धति ही वक्रोक्ति है। लोक एवं शास्त्र से भिन्न कथन पद्धति ही वक्रोक्ति है। तीसरा है काव्यगत चारुता, चमत्कार, वक्रता, विदग्धता, शोभा और विक्षिक्षति का मूल आधार कुंतक वक्रोक्ति को मानते हैं। यह कवि कौशल पर निर्भर होता है। वक्रोक्ति शब्द क्रीड़ा या निकृष्ट काव्य कौतुक न होकर सहृदयों को आनंदित करने वाला कवि कौशल है। इस बात पर कुंतक ने अत्यधिक बल दिया है। कुंतक ने अपने ग्रंथ में कवि कौशल को उदाहरण देकर समझाया है। यहाँ हम निराला की कुछ पंक्तियों में इस कौशल का विवेचन कर सकते हैं। यामिनी जागी अलस पंकज द्रग अरुण मुख तरुण अनुरागी। गीतिका की इन पंक्तियों में उपयुक्त शब्द चयन किया गया है। रात्रि के लिए उपलब्ध अनेक पर्यायवाची शब्दों में से यामिनी का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यामिनी का अर्थ है प्रहरों याम वाली। विरहिणी ने एक एक प्रहर युगों के समान व्यतीत कर रात्रि जागरण किया है। उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हैं, इसलिए पंकज कीचड़ में उत्पन्न जो होता है का प्रयोग नेत्रों के लिए किया है, इंदिवर या अरविंद का नहीं। नेत्र रात्रि जागरण के कारण तो लाल थे ही, प्रिय के अनुराग ने भी उन्हें लालिमा प्रदान नहीं की है, अतः अरुण शब्द सार्थक है। जैसे प्रातः बेला में पंकज कमल अरुण लाल सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार से वह अश्रु बहाती नायिका अत्यंत व्यग्रता से प्रिय के तरुण और अनुरागी सुख को देखने की प्रतीक्षा कर रही है। निराला का कविकर्म कौशल चरमोत्कर्ष पर है। इसी को कुंतक ने वक्रोक्ति का आधार माना है। इसी कौशल को कुंतक ने वक्रोक्ति का आधार माना है। काव्यगत कौशल इसे कहते हैं। निराला तो बहुत बाद में आए, लेकिन उनका उदाहरण समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर टीचर ने। वक्रोक्ति का सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों में निहित होता है, अर्थात उक्ति की विचित्रता शब्द में भी होती है और अर्थ में भी।
वक्रोक्ति का सौंदर्य शब्द और दोनों में अर्थ दोनों में निहित होता है, अर्थात उक्ति की विचित्रता शब्द में भी होती है और अर्थ में भी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शब्द और अर्थ अलंकार्य होते हैं और उनको अलंकृत करने वाला तत्व वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति के भेद आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों की ऐसी व्यवस्था एवं विन्यास जिससे सौंदर्य का विधान हो, वर्ण विन्यास वक्रता कहलाता है। यमक और अनुप्रास अलंकार इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत कौन से अलंकार आते हैं? यमक और अनुप्रास अलंकार। वर्णों की कर्णप्रियता और बार बार आवृत्ति भी इसी वक्रता का परिणाम है। यथा तरणी के संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तरणी के 2 अर्थ हैं, सूर्य और नौका। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद से तात्पर्य सविभक्तिक शब्द से है। पद के 2 भाग किए जा सकते हैं, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति पद का पूर्वार्ध होती है और प्रत्यय पद का परार्ध। वह वक्रता जो पद के पूर्वार्ध अर्थात प्रकृति पर आधारित होती है, पद पूर्वार्ध वक्रता कहलाती है। वह वक्रता जो पद के पूर्वार्ध अर्थात प्रकृति पर आधारित होती है, पद पूर्वार्ध वक्रता कहलाती है। इसे प्रकृति वक्रता भी कहते हैं। इसको पूछा जा सकता है कि पद पूर्वार्ध वक्रता क्या कहलाती है और इसे और क्या कहते हैं, तो प्रकृति वक्रता कहते हैं। पद पूर्वार्ध वक्रता वह वक्रता है जो पद के पूर्वार्ध अर्थात प्रकृति पर आधारित होती है। कुंतक ने इसके 9 भेद माने हैं। यह वक्रता लिंग, क्रिया, भाव, वृत्ति, विशेषण, उपचार आदि पर आधारित होती है। उदाहरण देखिए। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कामायनी की इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने शिशुसाल कहकर श्रद्धा के लंबे छरहरे बदन को व्यक्त किया है। उपमान साल से जुड़ा विशेषण शिशु विशेषण वक्रता है। पद परार्ध वक्रता, पद के परार्ध में प्रत्यय रहता है। यह वक्रता इसी भाग को में स्थापित की जाती है। इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। तीसरे नंबर की जो वक्रता है, पहली वक्रता हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी वर्ण विन्यास वक्रता, फिर पद पूर्वार्ध, फिर पद परार्ध। और पद पूर्वार्ध को हमने क्या कहा था? प्रकृति वक्रता कहा था। अब इसे प्रत्यय वक्रता कह रहे हैं क्योंकि पीछे पद के प्रत्यय रहता है और इसी भाग में यह वक्रता स्थापित होती है। अब इसके 8 भेद माने हैं। काल वैचित्र वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता, उपसर्ग वक्रता, निपात वक्रता। इसका उदाहरण है तेरा अधर विचुंबित प्याला। यहाँ वि उपसर्ग का प्रयोग करके भाव को प्रगाढ़ बना दिया गया है। अब वाक्य वक्रता देख लेते हैं। वाक्य वक्रता को वस्तु वक्रता या वाच्य वक्रता भी कहते हैं। यह कवि की प्रतिभा पर आश्रित होती है, अतः यह वक्रता भी विविध रूप में पाई जाती है। कुंतक ने इसके अंतर्गत अलंकारों का विवेचन किया है। अलंकारों में वे चारुत्व के अतिरिक्त वैचित्र्य और कवि प्रतिभा को भी विशेष महत्व देते हैं। यथा पति सेवारत सांझ, उझकता देख पराया चांद, लजाकर ओठ हो गई। यहाँ संध्या में पति पराया स्त्री, सूर्य में पति और चंद्र में पाप बुद्धि वाले पर पुरुष का आरोप करते हुए विषय को रमणीय बना दिया गया है। प्रकरण वक्रता, वाक्यों के संयोग से प्रकरण बनता है। एक प्रबंध काव्य में अनेक प्रकरण होते हैं। इन प्रकरणों या प्रसंगों को औचित्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाना ही प्रकरण वक्रता का प्रयोजन है। अनेक लालित्यपूर्ण और सरस प्रसंगों से प्रकरण में सौंदर्य का समावेश किया जाता है। यह वक्रता भी कवि की कुशलता पर निर्भर है। इसके 9 भेद बताए गए। किसके? प्रकरण वक्रता के। प्रकरण वक्रता क्या होता है? फिर से पढ़ लेते हैं।
एक प्रबंध काव्य में अनेक प्रकरण होते हैं। इन प्रकरणों या प्रसंगों को औचित्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाना ही प्रकरण वक्रता का प्रयोजन है। अगली वक्रता क्या है? प्रबंध वक्रता। जब संपूर्ण प्रबंध में वक्रता होती है तब उसे प्रबंध वक्रता कहा जाता है। प्रबंध वक्रता के अंतर्गत प्रबंधात्मक काव्य रूपों का वस्तु कौशल अपेक्षित होता है। प्रबंध का योग सर्वाधिक व्यापक है और सभी प्रकार की वक्रताओं का सहयोग इसमें अपेक्षित होता है। कुंतक ने इसके 6 भेद किए हैं: वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान बताया है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अभिव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय इटली के विद्वान क्रोचे को जाता है। वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद पर बात कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान माना है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अभिव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय इटली के विद्वान क्रोचे को जाता है। क्रोचे की मान्यता थी कि कला का संबंध स्वयं प्रकाश ज्ञान इंट्यूशन से है, जबकि कुंतक शास्त्रीय ज्ञान को भी कला से संबंधित मानते हैं। क्रोचे ने उक्ति की सहजता और स्वाभाविकता में काव्य का सौंदर्य माना है, जबकि कुंतक वक्रता या विचित्रता को ही सौंदर्य का मूल आधार स्वीकार करते हैं। क्रोचे ने मानसिक अभिव्यंजना को प्रमुख माना है तथा वाच्य अभिव्यक्ति उनके लिए गौण है, जबकि कुंतक ने वाच्य शाब्दिक अभिव्यक्ति की ही चर्चा की है। वे क्रोचे की तरह मानसिक अभिव्यक्ति की कल्पना नहीं करते। इसके अतिरिक्त इन दोनों सिद्धांतों में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि क्रोचे केवल कवि की आत्मतुष्टि को ही काव्य का लक्ष्य मानते हैं, जो मानसिक अभिव्यक्ति से पूरा हो जाता है, जबकि कुंतक इसके स्थान पर सहृदय के मन को प्रसन्नता प्रदान करना काव्य का लक्ष्य स्वीकार करते हैं। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद जो है वो कवि की आत्मतुष्टि पर आधारित है, लेकिन हमारे कुंतक जो हैं वो सहृदय या पाठक को मन को प्रसन्न करने का लक्ष्य रखते हैं और उसे ही स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद को अलग अलग माना है। वे इस संबंध में शुक्ल जी के मत से सहमत नहीं हैं। आगे चल के डॉक्टर नगेंद्र ने अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद के कुछ साम्य भी खोजा है, जो निम्नलिखित है। दोनों सिद्धांत अभिव्यंजना को ही काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। बिल्कुल सही है। दोनों ने काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता दी है, प्रधानता दी है। सही है। दोनों ही मूलतः उक्ति को अखंड अविभाज्य और अद्वितीय मानते हैं। दोनों ने ही अलंकार और अलंकार का भेद नहीं माना है। अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद। अभिव्यंजनावाद किससे संबंध है? क्रोचे से संबंधित है, और वक्रोक्तिवाद हमारे कुंतक से संबंधित है। हमारे कुंतक जो विद्वान हुए हैं, संस्कृत काव्यशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान, दोनों ही सफल अभिव्यंजना और सौंदर्य अभिव्यंजना में श्रेणियां स्वीकार नहीं करते। वक्रोक्ति सिद्धांत का महत्व क्या है? यद्यपि वक्रोक्ति सिद्धांत का अधिक प्रचार काव्यशास्त्र में न हो सका, फिर भी इसका महत्व कम नहीं है। वक्रोक्ति में व्यापक रूप से रीति, अलंकार, ध्वनि, रस आदि सभी पूर्व प्रचलित सिद्धांतों का थोड़ा बहुत समन्वय हो जाता है। वक्रोक्ति के विभिन्न भेदों पर दृष्टिपात करने के से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कवि कौशल और काव्य सौंदर्य दोनों ही वक्रोक्ति में समाहित हैं। वस्तुतः इस सिद्धांत को अधिक मान्यता इसलिए नहीं मिली कि यह काव्य के मूल विषय की वैसी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता जैसे कि रस सिद्धांत करता है। दूसरा, यह सिद्धांत किंचित बाद में सामने आया। इससे पहले रस, अलंकार, ध्वनि, रीति आदि पर विचार किया जा चुका था और काव्यशास्त्र में इनकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। अतः नए सिद्धांत को स्वीकार करने में लोगों ने अरुचि दिखाई। तीसरा कारण यह भी है कि वक्रोक्ति के भेदोपभेदों का वर्गीकरण अस्पष्ट एवं जटिल हो गया है, अतः यह सिद्धांत लोकप्रियता प्राप्त न कर सका।
कुछ भी हो, इतना तो कहा ही जा सकता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक की अद्भुत प्रतिभा, व्यापक दृष्टि एवं व्यवस्थित चिंतन से उद्भूत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। डॉक्टर राजकुमार सिंह जी ने ये लेक्चर तैयार किया है। ये सहायक आचार्य हिंदी हैं और SBSS कॉलेज बेगूसराय में पढ़ा रहे हैं। तो यह PDF आपको गूगल पे मिल जाएगी। इन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसको बहुत बार बार पढ़ें आप, और हम लोगों ने इसको मिलकर पढ़ लिया है। आपको कैसा लगा बहुत आप बताइए, जो भी आपको कोई सुधार लगता हो तो अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।